हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये आपकी सुबह 6 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं आपके साथ डेली करेंट अफेयर्स को। क्या डिस्कस करते हैं दोस्तों? डेली करेंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज है दोस्तों 29 मई और हम डिस्कस करने वाले हैं 29 मई का करेंट अफेयर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारा का पहला क्वेश्चन है, चार धाम महामार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? चारधाम महामार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर, 842 किलोमीटर, 676 किलोमीटर या 489 किलोमीटर? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपके सामने ये रहा कि कुल 900 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे। ठीक है, ज़रा डिटेलिंग कर लेते हैं। दैट सितंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड स्थित 4 प्रमुख तीर्थयात्री केंद्रों के संपर्क में सुधार लाने हेतु एक महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास किया, जिसका नाम रखा गया था चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। इसमें उत्तराखंड में स्थित चार धाम होंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन जैसे प्रमुख तीर्थ स्थानों को जोड़ने के लिए कुल 900 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे को बनाया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और इस परियोजना में 2 सुरंगें भी होंगी। ठीक है, 2 सुरंगें होंगी और 116 बड़े और छोटे फ्लाईओवर भी बनेंगे। 2 सुरंगें होंगी और 116 बड़े और छोटे फ्लाईओवर बनेंगे। और इसमें कई पुलिया और कई बाईपास सड़कें भी शामिल होंगी। कई पुलिया और कई बाईपास सड़कें इसमें शामिल होंगी। और चंबा सुरंग को राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर सीमा संगठन द्वारा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में चंबा शहर हिल स्टेशन के नीचे ऋषिकेश धरासू मार्ग पर खोदा जाएगा। तो ये कुछ डिटेलिंग है जो इसके बारे में ज़रूरी थी। आगे बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से चीता प्रजाति किसकी उपप्रजाति नहीं है? चीता प्रजाति की उपप्रजाति कौन सी नहीं है इनमें से? दक्षिण पूर्व अफ्रीकी चीता, एशियाई चीता, पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता या पश्चिमी अफ्रीकी चीता? ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो चीते की उपप्रजाति नहीं है। तो चीता अफ्रीकी और मध्य ईरान में विचरण करने वाली बिल्ली है और यह 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली सबसे तेज जमीनी जानवर इसे होने का दर्जा प्राप्त है। मतलब यह 80 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। ठीक है, और ज़मीनी जानवरों में यह सबसे तेज़ है। वही यदि हम चीते की बात करें तो चीते की 4 उपप्रजातियां हैं। मुख्यतः कितनी उपप्रजातियां हैं? 4। पहला है दक्षिण पूर्व अफ्रीकी चीता, एशियाई चीता, पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता या नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकी चीता। ठीक है, और हाल ही में शोधकर्ताओं को दक्षिणी अल्जीरिया के हॉगर पर्वत श्रृंखला में नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकी चीते की उपप्रजाति सहारन चीता को देखा गया है। किसको देखा गया है? सहारन चीता को देखा गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर आप लोग। 4 प्रजातियाँ मैंने आपको बता दी हैं। दक्षिण पूर्व अफ्रीकी चीता, तो दक्षिण पूर्व अफ्रीकी चीता है बिल्कुल। उसके बाद हमने देखा एशियाई चीता, तो एशियाई चीता भी है। फिर पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता ये रहा और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकी चीता आपके सामने ये रहा। तो पश्चिमी अफ्रीकी चीता इसमें से जो है वो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह पूर्वोत्तर राज्य जहां गारो पहाड़ियां स्थित हैं। तो गारो पहाड़ियां निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं ये आपको बताना है। सिंपल सी इस क्वेश्चन में असम, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम। तो गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य में छोटे छोटे पर्वतों की एक श्रृंखला है। तो गारो पर्वत कहाँ पर है? मेघालय राज्य में। इसका सही आंसर क्या होगा? मेघालय भी इसका सही आंसर होगा। चलिए जरा डिटेलिंग पढ़ लेते हैं, जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 पूर्वी जिले, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स आते हैं। ठीक है, और यह दुनिया में सबसे नम स्थानों में से एक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो गारो हैं ये दुनिया के सबसे नम स्थानों में से एक है, मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उन जगहों पर। और यह श्रृंखला मेघालय उपोष्ण कटिबंध जंगल पारिस्थितिक तंत्र का क्या है? हिस्सा है। और यहाँ निवास करने वाले आदिवासियों की आजीविका का आधार झूम की खेती तथा मछली का शिकार है। यहाँ पर जो आदिवासी रहते हैं वो जनरली झूम की खेती करके या मछली का शिकार करके अपना पालन पोषण करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि हिमालयन क्षेत्र में उगने वाले पेड़ जिनकी छाल पर पांडुलिपि लिखी जाती है वे कौन से हैं? भूतिबदम, देवधर, एल्डर या भोजपत्र? तो इसका सही आंसर है कि हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे सभी बच्चे कि जो पुस्तक
हाथ से लिखी जाती है उसे पांडुलिपि कहते हैं। और यह पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालयन क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलती है और हिमालय क्षेत्र में 45,000 मीटर की ऊंचाई तक होती है और इसकी छाल सफ़ेद रंग की होती है। और भोजपत्र को संस्कृत में भुर्ज कहा गया है और इसमें रेजिन युक्त तेल पाया जाता है, जिसकी वजह से यह खराब नहीं होता है दोस्तों। तो आई होप आपको आपका आंसर जो है मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बहुचर्चित जोलगेस्मा उपचार पद्धति का संबंध किस रोग से है? एरिथेमा, ल्यूकोडर्मा, हाइड्रोसील या फिर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। तो इसका जो सही आंसर है जोगोल्स्मा उपचार जो किया जाता है, इसमें किसको किया जाता है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। और अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रसाधन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी रोग के उपचार हेतु किसको? जोलगेस्मा उपचार पद्धति को मंजूरी प्रदान कर दी और यह दवा नेवर्टिस नामक कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, जो आनुवंशिक रूप से होने वाली बीमारियों का उपचार एक जीन थेरेपी द्वारा करेगी। इस स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी रोग के लिए जिम्मेदार जीन शरीर में तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक प्रोटीन के निर्माण को क्या कर देते हैं? बाधित कर देते हैं। प्रोटीन की बाधित होने से यह रोग जो है वो उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के ये प्रमुख थे रॉबर्टो अजेवेदो, और इन्होंने हाल ही में अपने पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि वायुसेना ने किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान के दूसरे स्क्वाड्रन का शुभारंभ किया है? तो भारत ने तेजस का जो है इसके दूसरे स्क्वाड्रन का शुभारंभ हाल ही में किया है। आगे बढ़ते हैं, PK नायर को किस देश ने भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो PK नायर को नाइजर ने, PK नायर से नाइजर याद रखेंगे, नायर से नाइजर, तो PK नायर को नाइजर ने क्या किया है? भारत का राजदूत नियुक्त किया है। आगे बढ़ते, किसके द्वारा नया कॉलिंग एप्लीकेशन कैट हब जारी किया गया? किसके द्वारा नया कॉलिंग एप्लीकेशन कैट हब जारी किया गया था? इसका सही आंसर है कि फेसबुक के द्वारा कैट हब जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नासा ने बायफर्स टेलीस्कोप का नामकरण किसके नाम पर किया है? बायफर्स टेलीस्कोप का जो नामकरण है वो नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम ने किस संशोधित योजना को लॉन्च किया है? किस संशोधित योजना को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में WHO ने कोरोना महामारी के उपचार से किस बीमारी की दवा के परीक्षण पर रोक लगा दी है? तो WHO ने मलेरिया दवाई के परीक्षण पर क्या लगा दी है? अभी रोक लगा दी है कोरोना के चलते, ठीक है। तो कोरोना मरीजों के ऊपर जो है वो मलेरिया की दवाई के परीक्षण पर रोक लगा दी गई है। आगे बढ़ते, हाल ही में चंबा में चारधाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो नितिन गडकरी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान को, कोरोना है दोस्तों ये, निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा अमेरिका ने की है। तो दोस्तों यह घोषणा किसने की? अमेरिका में की। हाल ही में कोरोना में लगे आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? तो कोरोना में लगे आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा किसने की है? जापान ने की। और इसके पहले वाला क्वेश्चन याद रखेंगे कि अमेरिका ने क्या किया है? $60 लाख दिए हैं पाकिस्तान को, और जापान ने क्या कर दी है? आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा कर दी। सबसे पहले आपातकाल जापान में ही लगा था, इमरजेंसी आपातकाल कोरोना के चलते। तो दोस्तों यहाँ पर आज के आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।